नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रावचंद्र फिजिक्स में ग्रेट वेलकम है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग पता है 17 और 18 का एनालिसिस किया हुआ था मैंने एग्जाम सेंटर पर जाकर, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का। ठीक है, तो उसमें साइंस का बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल आ रहा था, तो आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुका हूँ। कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने लाइट यानी कि प्रकाश और विद्युत धारा और धारा का चुंबकीय प्रभाव पूरे कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए थे। अगर जिन अभ्यर्थियों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप देख लेना। आज की ये वीडियो काफी स्पेशल रहने वाली है क्योंकि आज मैं पूरी फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक्स के कंसेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही मैं उन कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको कराने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखना, मजा आ जाएगा। आपको फिजिक्स डिफिकल्टी भी लगती होगी ना, आज से डिफिकल्ट लगना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बस आप तो वीडियो को पूरा देखना, एंजॉय के साथ पढ़ना, फुल स्क्रीन कर लेना, एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप फिर भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आइए, तो देखिए जैसा कि आप जहां पर देख पा रहे हैं एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। मैं आपको हर टॉपिक के न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, जो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीजें मैं लेकर चलूंगा। तो पहले जो हम न्यूमेरिकल लेने वाले हैं वो किसके लेने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लेने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। और आपको पता ही है विद्युत मैंने आपको बताया था दो प्रकार की होती है, डीसी और एसी। और भी तरह की विद्युत होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात करें तो विद्युत दो तरह की और होती है, मैं आपको बता दूं। एक होती है आपकी स्थिर विद्युत। कौन सी विद्युत होती है? स्थिर विद्युत। और दूसरी होती है आपकी धारा विद्युत। धारा विद्युत, ठीक है। स्थिर विद्युत और धारा विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसको बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला जाता है इसको? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी दो तरह की होती है, एक होती है डीसी और एक होती है एसी। ठीक है, दोनों के न्यूमेरिकल कराऊंगा, दोनों के कंसेप्ट सिखाऊंगा। बस पूरी वीडियो को देखना है, मजे के साथ पढ़ना है, क्योंकि आज ये वीडियो आपने देख ली तो आपके जितने भी एग्जाम होंगे ना आने वाले एग्जाम में हो सकता है इस तरह के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले। चलिए, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया। हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, स्थिर विद्युत का मतलब क्या है आप इस तरह से समझिए। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर मैं एक स्विच को बंद रखता हूं, एक स्विच को मैं बंद रखता हूं और उस स्विच से मेरा मोबाइल चार्ज होने वाला है, मेरा मोबाइल चार्ज होने वाला है, बट मैंने स्विच को ऑफ रखा हुआ तो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। क्या मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं? आंसर है ये है, लेकिन मेरे मोबाइल में तो नहीं आ रही ना। तो मैंने क्या है, उसको रोक कर रखा है, उस विद्युत को स्विच के माध्यम से रोक कर रखा है। तो यदि मैं आवेशों को रोक कर रखता हूं तो वो कौन सी विद्युत कहलाती है? स्थिर विद्युत कहलाती है। और जब मैं स्विच को ऑपरेट कर देता हूं तो उस तार में से करंट प्रवाहित होती है, तो मेरा मोबाइल चार्ज होना प्रारंभ हो जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि ये कौन सी विद्युत? धारा विद्युत। तो अगर हम आवेशों का चलना अलाउ करेंगे, ठीक है, तो वो कौन सी विद्युत हो जाएगी? धारा विद्युत हो जाएगी। और अगर हम चार्जेस को पकड़ कर रख लेंगे एक लोकेशन पर तो वो कौन सी विद्युत हो जाएगी? स्थिर विद्युत। कभी डिटेल में आपको बताएंगे, अभी आप एग्जाम दे लो। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम इधर। इतना आपके लिए काफी है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हैं और टॉपिक हमारा है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि 1.3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में इतना वर्क हमको करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर पोटेंशियल बताइए। देखिए, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे? कर तो आप तभी पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, सुनिए जरा। हम बात करें आवेश की, किसकी बात करें? आवेश। आवेश के बारे में मैंने कल बताया था कि आवेश पदार्थ का एक गुण होता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि आवेश का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे कि Q से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, गुण होता है कि अगर आवेश कहीं है तो उसके चारों तरफ हमेशा क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र वो चीज होती है जहां पर आप किसी आवेश को रखोगे तो वो उस पर बल लगा सकता है। क्या लगा सकता है? बल। यानी कि विद्युत क्षेत्र में क्या लगता है? विद्युत बल लगता है। क्या लगता है भाई? विद्युत बल। फिर से आवेश का गुण क्या है? विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में हमेशा क्या लगेगा? विद्युत बल लगेगा। अब यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमको क्या गिवन है? यहां पर हमको आवेश गिवन है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, मैं इसको थोड़ा रब करूंगा, थोड़ा स्पेस कम है बोर्ड पर, तो इसको रब करेंगे। हाँ, तो हमको गिवन क्या है? हमको आवेश गिवन है कितना? 1.3 × 10⁻⁷ कूलम।
और इस आवेश को हम अनंत से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिट से लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी लोकेशन पर, तो हमको इतना वर्क करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, यानी कि W हमको दिया है कितना 5.2 × 10⁻⁵ जूल। तो हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल क्या होगा। तो याद रखिएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल यानी कि विभव का सूत्र होता है V बराबर W अपॉन Q, यानी कि W को हम बोलते हैं कार्य और Q को हम बोलते हैं आवेश, ठीक है। और ये इतना वंडरफुल एक्सप्रेशन है, आप यहाँ से कार भी निकाल सकते हो। देखो कार का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई आवेश, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ से कार भी निकाल सकते हैं। हमसे पोटेंशियल पूछा गया है तो बस हमको कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू को पुट करना है और आंसर ला कराना है। तो W कितना दिया हमको 5.2 × 10⁻⁵ दिया हुआ है, राइट। और आपको चार्ज कितना दिया 1.3 × 10⁻⁷। अब आप देख रहे हैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 13 चौक 52। और आप देखेंगे 7 में से 5 जाएंगे, ये 7 10 टू पावर ऊपर, अगर नहीं आता तो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। ये 4 हो गया, ये 10 टू पावर में कितना है -5 है, ठीक है। तो ये 10 टू पावर ऊपर जाएगा तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का। सेम ऑफ कोएफिशिएंट सम ऑफ डिग्री, यदि गुणांक समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेगा, तो कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 400 वोल्ट। तो एक चीज़ और याद रखिए, ये जो आपका वोल्टेज होता है यानी कि विभव होता है, इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट। फिर से विभव का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है, और इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना होगा, राइट, 400 वोल्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, आपको आवेश दिया था, कार्य दिया था, सीधा विभव का सूत्र अगर आपको याद है आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए आइए इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। और यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल आपको कराए जा रहे हैं सबका PDF आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर लेना। तो वहीं पे मैं PDF डालूंगा, जैसे ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसकी PDF आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही हमारे ग्रुप का नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप। यदि आप मैथ की बहुत अच्छी क्लासेस चाहते हैं 0 टू एडवांस लेवल तक की, फिजिक्स की बहुत अच्छी क्लासेस चाहते हैं 0 टू एडवांस लेवल की, तो उसके लिए आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट के बेसिस पर है। यहाँ लिखा हुआ है कि किसी विद्युत क्षेत्र के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यानी कि आपको वोल्टेज गिवन है, हमेशा क्वेश्चन की स्टोरी आपको पढ़नी है और उसको जो हमको दिया है वो पहले आपको लिखना है। तो कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट है, राइट। और आपसे बोला जा रहा है आवेश, आवेश कितना है 2 × 10⁵ कूलाम को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो जाने कि हमको कार्य निकालना है, तो आपको वोल्टेज का फॉर्मूला पता है, W अपॉन क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज का मतलब आप इधर से कर दोगे तो क्या कार्य नहीं निकाल पाओगे, यस बिल्कुल निकाल पाओगे। तो कार्य का सूत्र क्या बन जाएगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी में कार्य का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। जब हम मैकेनिक्स आपको बताएंगे, मैकेनिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। आज पूरी क्लास मतलब पूरी फिजिक्स कवर करने वाला हूँ, आप तो बस सुनते चलना, ठीक है। वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 20, चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁵। तो देखो उसको सॉल्व हमेशा कैसे करेंगे, पहले जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, जो 4 हो गया। अब इसका एक 10 इसके एक 10 में से चला जाएगा, तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और कार की यूनिट होती है जूल होती है, कार की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और बता देते हैं कार कौन सी राशि है, आदेश राशि है, ठीक है। और कार की इकाई क्या होती है, जूल होती है। आपका आंसर आ गया, कहाँ है, ये है, ठीक है। तो 4 × 10⁻⁴ जूल। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं, ओम्स लॉ के क्वेश्चंस करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। आइए अब इस प्रश्न की बात करते हैं। अब आपको इसमें कल जो वीडियो में मैंने बताया था ओम्स लॉ का कंसेप्ट, वो वाला कंसेप्ट इसमें लगने वाला है। देखिए आपको पता ही है ओम्स लॉ क्या होता है, V अनुक्रमानुपाती I होता है। और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस आता है, मतलब कांस्टेंट आता है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं यहाँ पर I। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, बस ये फॉर्मूले को मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, I × R। V क्या होता है विभवांतर, I क्या होती है धारा, और R क्या होता है आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है भाई। चलिए अब हम इसमें लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ओम प्रतिरोध, तो आपको रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम का, ओके जी, ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। और आपको दिया हुआ है वोल्टेज, वोल्टेज कितना दिया है, 3 वोल्ट दिया है। कितना वोल्ट दिया है, 3 वोल्ट। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध में बहने वाली धारा, यानी कि आपको करंट निकालनी है। क्या निकालनी है, करंट। अब आपके सामने ये फॉर्मूला है, तो आप यहाँ से करंट नहीं निकाल सकते, V को इधर ले जाओ, सॉरी R को इधर ले जाओ, तो करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, V/R।
तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन आर। तो देखिए वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो I की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बस। तो ओम्स लॉ याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहीं से आप करंट निकाल सकते हैं, यहीं से आप प्रतिरोध निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम ट्राई करने का प्रयास करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इनका ये कहना है कि 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट, जब आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, ओके, और वोल्टेज दिया हुआ है कितना 140 वोल्ट, राइट, और तो इससे होकर प्रवाहित धारा हमको करंट निकालनी है। तो ये क्वेश्चन वही है, करंट का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ लिखा हुआ है साइड में, क्या होता है V अपॉन आर। तो देखिए वोल्टेज कितना है 140 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, ये कैंसिल हो गया, I की वैल्यू कितनी आ गई 14 एम्पियर। देखो आधा नहीं सॉल्व कर पाए, बस आपको फॉर्मूला याद है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इनका ये कहना है कि अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1200, कितना दिया है 1200 ओम, और वोल्टेज दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट दिया हुआ है। आपको करंट निकालनी है। सिंपली फिर से वही क्वेश्चन है। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका वोल्टेज का फॉर्मूला V अपॉन आर, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट और ये कितना है 1200, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे तो ये 11 बार में चला जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 60 बार में चला जाएगा। अब सिंपली 60 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो देखो लगा के दिखा देते हैं आपको यहाँ पर। तो 60 का भाग हम 11 में लगाएंगे, भाग तो जाएगा नहीं, भाग टूटेगी, 0 दशमलव आके 1 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। एक बार चला जाएगा 50, ठीक है। अब आपको ज़्यादा भाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 0.1 आ रहा है और 0.1 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 0.18 एम्पियर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, राइट। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इनका ये कहना है कि दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। अब बात को समझना, मैंने कल ही के कंसेप्ट में आपको बताया था कि दो रेजिस्टेंस हैं, एक का रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 ओम और दूसरे का कितना दिया है 20 ओम, राइट। इस लोकेशन को A मान लो, इस लोकेशन को आप B मान लो, ठीक है। या आप ये कह सकते हो यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है B है, ठीक है। इनके अक्रॉस एक बैटरी लगी हुई है, वो कितने वोल्ट की है 6 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। अब बैटरी लगी हुई है तो इसमें क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। वो करंट की क्या वैल्यू वो हमको निकालना है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, वो किस ऑर्डर में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, श्रृंखला में। तो श्रृंखला का नियम मैंने आपको बताया था कि R बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट निकालने का R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। कैसा होता है, R3 होता है। और अगर ये 10 है, ये भी 10 होता, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, NR होता है। केवल 2 मल्टीप्लाई क्या करना था, 10 करना था, आंसर आ जाता। बट यहाँ पर डिफरेंट दिया है तो हमको इसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले आप एक काम करो, रेजिस्टेंस निकाल लो। क्यों निकालना रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए इस सर्किट का। 2 से मिलकर 1 बनेगा ना, 2 से मिलकर 1 बनेगा, क्योंकि आपके फॉर्मूले में तो एक ही रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए आपको 1 बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध 2 है तो R1 प्लस R2 कर दोगे आप, राइट। R1 कितना है 10 और ये कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो गया 30 ओम आ गया। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। सो फाइंड आउट द करंट, देयरफॉर V अपॉन RE, voltage given 6 volt and find the equivalent resistance 30। कितना निकाला था अपना 30, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 6 पंजे 30, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको रेजिस्टेंस दिए हो, कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस दिए हो, तो सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है आपकी, कि आप उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सीरीज होगा तो सीरीज के फॉर्मूले से निकालेंगे, पैरेलल होगा तो पैरेलल के फॉर्मूले से निकालेंगे। उसके बाद की कैलकुलेशन है हमको करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, या क्या निकालना है, राइट। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह के और भी क्वेश्चन हम ट्राई करके देख लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब श्रेणी क्रम आ गया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस को आपको ऐड करना है। देखो सभी प्रतिरोध सेम है, सभी प्रतिरोध कैसे हैं, सेम है, तो आप ऐड करके भी निकाल सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो ट्रिक क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की, NR। अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो आपको क्या करना है,
कितने ओम के रेजिस्टेंस है, 5 ओम का है, कितने रेजिस्टेंस लगाए, 3, तो कितना हो गया, 15 ओम, तुरंत निकाल लोगे इससे। अब आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको वैल्यू को पुट करना है, वोल्टेज कितना गिवन है आपको 1.5 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 15, पॉइंट हटाओगे 10, ये 10 बार में चला जाएगा, तो I इक्वल टू 1/10 और 10 का आप डिवाइड देंगे तो 0.1 एम्पियर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करिए। ये ट्रिक आपकी तब काम में आएगी जब आपको सेम रेजिस्टेंस दिए हो और सीरीज में कनेक्टेड हो, तो आप डायरेक्ट आप लगा सकते हैं N × R। R मतलब जो रेजिस्टेंस है उसको रखिए और ऐसे कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं, 5 जुड़े हैं, 10 जुड़े हैं, 20 जुड़े हैं, कितने जुड़े, बस उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप तुरंत इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुल मिला के। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इनका क्या कहना है, देखो आपको इस तरह का एक सर्किट बना के दिया हुआ है। अब ये इसमें आपको क्या है, आपने 2 तरह के सर्किट पढ़े, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। ठीक है, सीरीज को हल करने का तरीका क्या है, RE इक्वल टू R1 प्लस R2 अगर आपको 2 रेजिस्टेंस गिवन होता है। ठीक है, और पैरेलल को हल करने का तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको, R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। अगर 2 रेजिस्टेंस दिए हो तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और 2 रेजिस्टेंस दिए हो सिंपली आपको ऐड करना है। एनीवे, और पैरेलल का मतलब तो आपको कल मैं बता चुका हूँ। पैरेलल का मतलब इस तरह से ये एक रेजिस्टर और इस तरह से ये एक रेजिस्टर। अगर दोनों रेजिस्टेंस के पहला बिंदु एक बिंदु पर कनेक्टेड है, दूसरा बिंदु दूसरे बिंदु पर कनेक्टेड है, तो इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, अर्थात इंग्लिश में कहे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस। और सीरीज का मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से। ठीक है, चलो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले आप वो चीज़ देखिए जो आपको समझ में आ रही है। आप देख रहे हैं कि इस रजिस्टर का और इस रजिस्टर का एक दोनों सिरा एक बिंदु पर, इसका ये वाला सिरा, इसका ये वाला सिरा इस बिंदु पर, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, यस पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम संयोजन है। और समांतर क्रम संयोजन को हल करने का तरीका आपको पता है। जब आप इन दोनों को हल करोगे तो इनका एक तुल्य बनेगा, और वो जो तुल्य आएगा वो इसके सीरीज में बस 2 स्टेप में खेल हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, वोल्टेज, वो तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला उनको पता है, क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई करना है, 15 × 10 और इनको आपस में क्या कर देना, आपको ऐड कर देना। ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 5 से कैंसिल कर लीजिए, ये 3 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से कैंसिल कर लीजिए, ये 2 बार में चला जाएगा। तो ये कितना आ गया, 6 ओम आ गया। कितना आ गया, 6 ओम। अब ये 6 ओम इस 5 ओम के साथ किस कॉम्बिनेशन में, आप देख रहे हैं ये 5 ओम है और ये इन दोनों को ऐड करके सॉल्व करके आया 6 ओम। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, P और Q के बीच, तो दिख रहा है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस ऐड होता है, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 11 ओम मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 11 ओम। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पी क्यू के स्रों पर विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालना कौन सी बड़ी बात है, आपको वोल्टेज का फॉर्मूला पता है, I × इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो करंट कितनी है, करंट आपको दी है, शायद करंट मेंशन करना मैं भूल गया, तो करंट इसमें दी है 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर की करंट इसमें क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एम्पियर किसका यूनिट होता है, धारा का। तो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो 5 × 11, तो आप कर देंगे 55 वोल्ट। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और शायद यहाँ पे ऑप्शंस भी मैंने गलत लिखे हुए हैं, तो मैं ऑप्शन को करेक्ट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 55 वोल्ट, ये 66 वोल्ट, 77 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से। तो आपका 55 वोल्ट इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। इनको पहले देखा आपने, ये कौन से कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करके आप डिवाइड कर दीजिए, तो तुरंत आप क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, अब वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा इन दोनों का, वो इसके लिए सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है, ऐड होते हैं। तो आपने ऐड किया और आपने पूरे सर्किट का P और Q के बीच में कितना रेजिस्टेंस है उसको आपने निकाला, वो कितना, 11 ओम है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि P Q के बीच में वोल्टेज बताइए। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। करंट आपको गिवन है 5 एम्पियर की और टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाला 11 मल्टीप्लाई किया 55 वोल्ट, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें एक कंसेप्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। देखो इनका क्या कहना है कि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है,
प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात 4:1 है, तो R1 व R2 में प्रवाहित धारा हमको बतानी है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि समांतर क्रम में धाराओं का क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है। तो R1 के लिए कुछ करंट जाएगी, R2 के लिए कुछ करंट जाएगी। ठीक है, तो हमको उनका रेशियो बताना है। अब आप एक चीज़ समझिए, कल ही मैंने आपको बताया था, ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2। ओके जी, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, सपोज कुछ भी बैटरी हो सकती है, कितनी भी वोल्ट की हो, वो हमको नहीं दिया है, तो V वोल्ट मान लिया मैंने, कितना। ठीक है, आपको रेशियो दिया है R1 रेशियो R2। अगर ये कितना है 4 है तो ये कितना है 1 है, अगर ये 4 ओम है तो ये कितना है 1 ओम है, राइट। ठीक है जी, अब इसमें करंट फ्लो होगी सपोज I। ठीक है, अब वो यहाँ पर अगर ये लोकेशन A है, ये लोकेशन B है, इनके अक्रॉस वोल्टेज तो सेम रहेगा, समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यहाँ I1 चली जाएगी, यहाँ क्या चली जाएगी I2। अब करंट की एक स्पेशलिटी होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम से आप देख सकते हैं करंट की क्या स्पेशलिटी रहती है कि देखो V/R, अगर वोल्टेज दोनों के अक्रॉस कांस्टेंट है, V है, तो मैं इसको हटा दूंगा कांस्टेंट को मानकर, तो ये मेरे पास रिलेशन आएगा। अब ये रिलेशन हमको क्या बताता है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि ये विद्युत धारा जो है वो प्रतिरोध के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, यानी कि हिंदी में बोले तो व्युत्क्रमानुपाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर R जितना बड़ा होगा उस लोकेशन पर करंट कम रहेगी, R छोटा होगा तो उस लोकेशन पर करंट जाता जाएगी, राइट। तो कुल मिला के जहाँ ठुकाई लगेगी आप कभी जाओगे क्या, नहीं जाओगे, जाहिर सी बात है अपना रास्ते ही चेंज कर लोगे। ठीक, तो जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होता है वहाँ पर करंट का मान कम होता है, और जहाँ प्रतिरोध कम होता है वहाँ करंट का मान ज़्यादा होता है। तो अब आप समझ गए कि यहाँ पर अगर सिंपली ये किसका रेशियो दिया है, करंट रेजिस्टेंस का 4:1, तो हमेशा याद रखिए करंट का रेशियो क्या होता है, अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर करंट 1 एम्पीयर जाएगी, यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पर करंट 4 एम्पीयर जाएगी, राइट। आसान क्वेश्चन था, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा कि करंट का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। यहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होगा वहाँ हमेशा करंट कम रहने वाली। समझ में आएगी बात। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका क्या कहना है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट है। सुनना जरा बात को, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल हीटर लगा हुआ है, ओके जी, हीटर। अब इस इलेक्ट्रिकल हीटर से स्टार्टिंग में कितने एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, 4 एम्पीयर की, यानी कि 4 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, राइट, ओके जी। विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका वोल्टेज यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आता है, 60 वोल्ट आता है। कितना आता है, 60 वोल्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया, वोल्टेज को इंक्रीज किया, कितना, 165, ठीक है। तो 60 वोल्ट पर करंट कितनी मिल रही है हमको, 4 एम्पियर। तो 165 वोल्टेज को चेंज करने पर करंट हमको कितनी मिलेगी वो हमको निकालना है, ठीक है। तो सुनो, ये क्वेश्चन की स्टोरी है। अब मैं आपको बताता हूँ रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि वोल्टेज का करंट इंटू आर, यानी कि ओम्स लॉ ये कहता है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपने ये क्या है, हीटर, हीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस है, यानी कि ये रेजिस्टेंस से ये करंट 60 वोल्ट पर प्रवाहित हो रही थी। अब वोल्टेज को चेंज कर दिया तो करंट की वैल्यू में तो वैसे भी चेंज आएगा। क्या रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, नहीं। हीटर से पहले 4 एम्पीयर करंट प्रवाहित हुई थी 60 वोल्ट पर, अब 165 वोल्ट पर भी तो हीटर से ही करंट प्रवाहित होगी, वो कितनी होगी वो हमको निकालना है। तो हीटर तो हमने चेंज नहीं किया, यानी कि इसमें क्या कांस्टेंट है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध अगर इसमें कांस्टेंट है तो V किसके अनुपाती हो गया, I के अनुपाती हो गया। तो अब इसका रिलेशन सीधा सीधा सा होता है V1 रेशियो V2 इक्वल टू I1 रेशियो I2, यानी कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगी, ये कह रहा है। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था करंट का रेजिस्टेंस के साथ, यानी कि धारा का प्रतिरोध के साथ। यहाँ पर कैसा रिलेशन है, यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का। तो आपको V1 अपॉन क्या करना है, V2 करना है, और यहाँ पर क्या रहेगा I1 अपॉन I2। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनके वैल्यू आपको दिए हुए हैं। देखो V1 कितना दिया हुआ है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, इनका काम खत्म हो गया अब, तो इसको हम रब कर देते हैं यहाँ पर। चलिए, तो आपको वोल्टेज कितना दिया है, पहले 60 वोल्ट, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 60। फिर आपने वोल्टेज को 60 से कितना किया, 165 किया। तो जब आपने 60 किया था तो करंट कितनी फ्लो हो रही थी, 4 एम्पियर। और जब 165 किया तो करंट कितनी होगी, उसी के रेशियो में वो आपको निकालना है, राइट। तो इसको अपन एक काम करते हैं, 15 से काट देते हैं, 15 चौके 60,
और ये 15 से कितनी बार में चला जाएगा, 11 बार में, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सो I2 इक्वल टू कितना आ गया, 11 एम्पियर। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा 11 एम्पियर। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार फिर से बता देते हैं, हीटर से पहले 4 एम्पियर करंट इतनी वोल्टेज पर जा रही थी, अब वोल्टेज को इंक्रीज किया है, हीटर को चेंज नहीं किया, यानी कि इसका पहले जो प्रतिरोध था वो अभी भी प्रतिरोध उतना ही है वोल्टेज को चेंज करने के अंतराल में। तो इसका मतलब आपका प्रतिरोध कांस्टेंट है, और जब प्रतिरोध कांस्टेंट होता है तो V का I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन होता है। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी सिंपली बढ़ जाएगी। तो देख सकते हो आप करंट बढ़कर ही आई है, कितनी आ गई, 11 एम्पियर। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। आइए इस प्रकार क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका क्या कहना है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। R1 स्टार्टिंग में कुछ प्रतिरोध था, R1 पहले का प्रतिरोध था जब उसकी लंबाई कितनी थी, L1। अब इसको ताना तो इसकी लंबाई बढ़ गई तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि कल ही आपको बताया था कि प्रतिरोध का लंबाई के साथ कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, लंबाई घटाने से प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन आप लगाएंगे तुरंत आप इसका आंसर बता पाएंगे। देखो अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुनी कर दी जाती है। देखो पहले लंबाई कितनी थी, L1, अब अपन ने उसको खींचा तो जो नई लंबाई आती है ना वो पहले वाली लंबाई कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। बस ये आपके क्वेश्चन की स्टोरी पढ़कर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको यहाँ पर पुट करना है, सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, यहाँ रख दोगे L1 तो है ही, 2L1 का स्क्वायर, L1 से L1 कैंसिल तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो गया, 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4R1, यानी कि आपका जो प्रतिरोध होगा वो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको स्टार्टिंग में प्रतिरोध दे दिया, R1 की वैल्यू दे दी 3 ओम दे दी, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में यहाँ पर 3 रखना है, 4 कितना हो गया 12, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। तो अगर आपको प्रतिरोध भी दिया जाता है तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? बस ये ट्रिक आप याद रखना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप चुटकियों में बना जाएगा। कोई दिक्कत? आप बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका क्या कहना है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई उसकी त्रिज्या पहले की त्रिज्या की क्या कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है, तो उसका प्रतिरोध पहले की तुलना में कितने गुना हो जाएगा। पहला वाला जो क्वेश्चन था वो किससे संबंधित था, लेंथ से संबंधित था, लंबाई से। अब ये वाला क्वेश्चन आपका त्रिज्या से संबंधित। समझना बात को, सुनो। इसके लिए भी आपको ट्रिक बता रहा हूँ तो वो याद रखिएगा, R2 अपॉन R1 का पावर 4, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके जी। तो बस अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जानते ही हैं, आपको क्या कहा जा रहा है कि एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या पहले की त्रिज्या की, यानी कि पहले की त्रिज्या की खींचेंगे तो जो नई त्रिज्या बनेगी, वो जो नई त्रिज्या वो पहले की त्रिज्या की क्या है, आधी है, राइट। ये आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो बस इसको आप नीचे ले आइए, तो R2 अपॉन R1 तो जहाँ कितना बचेगा 1/2। बस अब ये रिलेशन आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए। सो देयर विल बी R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1/2 का 4। सो R1 अपॉन R2 तो 1 अपॉन क्या हो गया 16, मल्टीप्लाई कर दोगे तो R2 इक्वल टू क्या आ गया 16R1। दिस इज अवर आंसर। बताइए 16 टाइम्स, ठीक है। तो जब त्रिज्या का रिलेशन हो तो इससे आप कर सकते हो, और अगर लेंथ का रिलेशन हो तो उससे आप कर सकते हो। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर पाओगे। देखो इनका क्या कहना है कि एक तापक अवयव यानी कि हीटिंग एलिमेंट है, जो हीट करता है वो एलिमेंट है, उस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट, यानी कि उसका वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 210 वोल्ट, राइट। और उसकी वोल्टेज यानी कि पावर कितनी है, पावर का यूनिट याद रखिए वॉट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, यानी कि शक्ति का इकाई क्या होता है, वॉट होता है। वो कितना दिया है 630 वॉट, राइट, अंकित है। यदि अवयव को 210 DC वोल्ट से संयोजित कर दिया जाए तो उसके द्वारा ली गई करंट, हमको करंट निकालनी है। अगर आपको ध्यान से याद है तो कल मैंने आपको पावर का रिलेशन प्रूव करके ही बताया हुआ था कि वोल्टेज मल्टीप्लाई क्या होता है, करंट होता है। आपसे करंट पूछा जा रहा है तो करंट बराबर क्या होगा, यस ये होगा। तो बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। अब तो पावर आपको पता है कितनी है 630, और वोल्टेज कितना है 210, 0 से 0 कैंसिल, 21 63, तो ये कितना आ गया
3 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको वोल्टेज दिया है, पावर दी है और आपसे पूछा जा रहा था कि आपको करंट निकालनी, तो सिंपली आपने फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझना बात को जरा। इनका ये कहना है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट, यानी कि आपको स्टार्टिंग में पावर कितनी दी है, 100 वाट, ओके जी, और कितने वोल्टेज पर दी है, आपको दी है 230 वोल्ट पर दी है, ओके जी। तो अगर आपको पावर दी हो और वोल्टेज दी हो, तो पावर और वोल्टेज का जो रिलेशन होता है वो रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है, आपको पता ही होगा क्या होता है, V²/P, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। चलिए अब देखो वोल्टेज कितना है, आपको वोल्टेज दिया 230, स्क्वायर लगाया तो 2 बार लिखेंगे 230, और पावर कितनी है, 100 वाट है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब आपको 23 का 23 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इसका इधर करेंगे 3 दूनी 6, ये कितना होगा 6 12, 12 की 2 हाथ लगी 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 5, तो कितना आ गया, ये रजिस्टेंस आपका आ गया 526 ओम आ गया, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है, फिर से आपको बता रहे हैं पावर दी है, वोल्टेज दिया है, तो पावर और वोल्टेज का आपस में रिलेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि संवरण वोल्टेज 115 वोल्ट यानी कि 115 वोल्ट गिर जाए तो 20 मिनट में बल्ब द्वारा उत्पन्न ऊष्मा हमको निकालनी है, ठीक। अब देखो, अब आपको नई वोल्टेज दी गई है, कितनी, वो मैं बता देता हूँ आपको, 115 वोल्ट, ठीक है। अब 115 वोल्ट पर जो नई वोल्टेज है, इसके लिए आप पावर निकालेंगे आप, तो P डैश इक्वल टू क्या होगा, V² कितना हो जाएगा, R। अब P डैश इक्वल टू V², V की वैल्यू कितनी है अपने पास, 15 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस अभी आपने निकाला कितना, 526, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 वाट, ठीक है। ये क्या आ गई, आपकी पावर आ गई। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इतने वोल्ट पर इतने वोल्ट गिर जाती है तो 20 मिनट में बल्ब द्वारा उत्पन्न ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा हमको निकालनी है। तो देखो, हीट आपको निकालनी है, यानी कि ऊष्मा निकालनी है, और ऊष्मा ही क्या कहलाता है, आपका वर्क कहलाता है, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है, पावर मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम। ये कौन सी पावर है, ये नई वाली पावर है, कौन सी वाली पावर है, पुरानी वाली नहीं, पुरानी वाली से हमने रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है। अब वोल्टेज गिर जाती है तो जितनी वोल्टेज गिरी है उसके कारण जो पावर बनी है उससे कितनी हीट बन रही है वो हमको निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका फॉर्मूला पुट कर लेते हैं वैल्यू को, तो H बराबर कितना है, तो देखो पावर कितनी निकाली हमने 25, टाइम कितना दिया अपन को 20 मिनट, तो मिनट को काय में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये कितना हो गया 1200 हो गया, तो 25 इम्प्लाई करके 25 मल्टीप्लाई कितना हो गया 1200 हो गया। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 12 मल्टीप्लाई 25 कर लो, ठीक है, 25 दूनी 50, 50 की 0 हासिल क्या आएगी 5, तो ये 30 हो गया, यानी कि 300 हो गया, ठीक है। अब कितनी जीरो है, 2 जीरो और है, तो 2 जीरो मैंने और लगा दी, तो यानी कि कितना आ गया 30,000 आ गया, ये आ गया आपका 30,000 आ गया, राइट। जूल काय में आएगा, ये जूल में आएगा। अब सुनो बात को, आपको आंसर काय में दिए हुए हैं, किलो जूल में दिए हुए हैं, काय में दिए हुए हैं, किलो जूल में, ठीक है। तो किलो जूल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो जूल 10⁻³ जूल के बराबर होता है। तो अगर इन 3 जीरो को हटा दूंगा मैं, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा 1 किलो जूल के बराबर, तो यानी कि 30 किलो जूल आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार फिर से आपको दोहराते हैं, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 230 वाट अंकित है, यदि संवरण वोल्टेज कितनी है 115 वोल्ट है, गिर जाए तो 20 मिनट बल्ब द्वारा उत्पन्न ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमको बतानी है। तो आपको जो पावर दी है, आपको वोल्टेज दिया है, उससे आप रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस जैसे ही निकल कर आएगा तो ये रेजिस्टेंस आपको नई वाली पावर निकालने में हेल्प करेगा। तो अब आपकी वोल्टेज गिर गई, कितनी हो गई 115 वोल्ट, उसको मैंने यहाँ रखा, रेजिस्टेंस आपका ये है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो नई पावर आ गई। अब ये पावर, इस पावर के कारण 20 मिनट में कितनी हीट हुई, कितनी ऊष्मा बनी, वो हमको निकालना है। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इक्वल टू क्या होती है, वर्क, यानी कि कार होती है। तो कार का फॉर्मूला क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर आपको कितनी दी है 25, और टाइम आपका कितना है 20 मिनट है, मिनट को क्या में चेंज किया सेकंड में, तो आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराए इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हम ले लेते हैं अब लाइट। तो हम प्रकाश के क्वेश्चन हल करेंगे, राइट। चलिए आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश क्या होता है, सब कुछ मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है।
हम इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ। हमसे पूछा जा रहा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या इतनी हो। तो आप याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये रिलेशन होता है, बस इतना आपको याद है, कुछ भी आप निकाल लोगे, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखनी है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है फॉर कॉनकेव मिरर, इसके लिए जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, यस नेगेटिव होती है, ठीक है। और फॉर कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। अब आपका आंसर आ जाएगा, आपको रिलेशन पता है, आपको क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि आपको एफ निकालना है। आपको वक्रता त्रिज्या दी गई है क्या, यस 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपको एफ निकालना है। तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, r/2 होता है। तो r कितना है आपके पास, 20 है और ये 2 है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आंसर क्या देंगे आप, तो आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हो। पहले क्या लिखा है, अवतल दर्पण, बाद में क्या लिखा है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक, तो ये 10, और उत्तल दर्पण फॉर्मूला तो सेम है, तो उत्तल दर्पण का कैसा होगा, धनात्मक। तो आपका करेक्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, -10 10। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर में कराने वाला हूँ, पूरा देखना आप। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको बोला जाता है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, पहली बात तो कौन सा दर्पण है यहाँ पर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इस तरह से होता है, ठीक है। और इस अवतल दर्पण के जो रेडियस दी हुई है अपन को, कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है आर है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। ओके जी। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, यानी कि आपको u की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है, 10 सेंटीमीटर। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी अवतल दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होती है, तो ये आपकी वस्तु की दूरी भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात करिए, ठीक है। आपको देखो वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। दूसरा आपको क्या ज्ञात करना है, आवर्धन ज्ञात करना है। अब आवर्धन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। आपको u पता है, v नहीं पता है, तो आप आवर्धन नहीं निकाल पाओगे। अगर आप किसी प्रकार से v पता लगा लेते हो तो आवर्धन निकाल लोगे। अब आपको u पता है, v निकालने के लिए क्या करोगे, तो देखो आपको उन्होंने त्रिज्या दी है, तो त्रिज्या से आप क्या कर पाओगे, फोकस दूरी निकाल पाओगे। तो देखो इस त्रिज्या से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं, तो आपको पता ही है फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, r/2 होगा, राइट। तो हमने क्या किया, r की वैल्यू कितनी है, 40, और ये कितना हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। अब आपको f पता है, u पता है, तो आप v नहीं निकाल सकते। आपको रिलेशन कल मैंने बताया था 1/f क्या होता है, 1/v + 1/u होता है। बस इस रिलेशन में आपको फॉर्मूले को पुट करना है, वैल्यूज को पुट करना है और निकालिए। देखिए 1/f। अच्छा देखिए फोकस दूरी ऋणात्मक मैंने क्या लिखी है कि ये अवतल दर्पण, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, -20, ठीक है। और ये कितना है आपका, ये आपको निकालना है, राइट। और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। अब एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, उधर ले जाएंगे तो 1/v = क्या आएगा, 1/10 माइनस का 1/ कितना आएगा, 20 आएगा, राइट, 1/v। अच्छा जी, अब देखो एलसीएम आप लोगे 20 आएगा, ठीक है, 20 आएगा। तो अब ये कितनी बार में चला गया, 2 बार में चला गया। ये कितनी बार चला गया, 1 बार में चला गया। तो ये कितना हो गया, 1/20 हो गया। कितना हो गया, 1/20। अब इसको आप इन्वर्ट कर लीजिए, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो दिख रहा होगा आपको 20 सेंटीमीटर इसी में आ रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपन पूरा करके बता देते हैं इसको, फिर भी पूरा करके बता देते हैं। सुनो, अब आवर्धन निकालना है। आवर्धन निकालने का फॉर्मूला ये होता है अपने पास, तो देखिए v कितना निकाला, ये माइनस फॉर्मूले का, ये 20, और u क्या है अपने पास, कहाँ है u, -10, तो माइनस है माइनस कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि देखिए ये जो v की वैल्यू आई है वो 20 सेंटीमीटर आई है, और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में अगर v पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब एक चीज़ 6वें नंबर की स्थिति रखी रहती है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो तो हमेशा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है,
पृथ्वी वस्तु के हिसाब से सीधा बनता है। कैसा बनता है? अगर आपने स्थितियाँ पढ़ी होंगी, ठीक है, नहीं पढ़ी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो जब वस्तु ध्रुव कहाँ होता है? यहाँ होता है, और फोकस कहाँ होता है? यहीं कहीं होगा, और इनके बीच जब वस्तु रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है ना, वो सदैव कैसा बनता है? यस, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। और वस्तु से बड़ा बनता है इसलिए इसका आवर्धन कैसा आया? पॉजिटिव आया है। और ये कैसा आया हुआ है, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बना दिया थोड़ा सा, मतलब दर्पण के पीछे बनता है, कुल मिला के कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अगर आप चाहो तो उसका डायग्राम भी मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका डायग्राम भी इस तरह से हम बना सकते हैं। वस्तु यहाँ रखी हो, ठीक है, तो पहली किरण ऐसे जाएगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी किरण ऐसे अभिलंब जाएगी, तो इनको पीछे की तरफ मिला देंगे तो इस तरह से उसका इमेज बन जाएगा। खैर इसमें ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बना के बता दूंगा, ठीक है। तो ये इधर बन रहा है, ठीक है। और जब दर्पण के पीछे कोई चीज़ बनती है, दर्पण के पीछे कोई चीज़ बनती है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उसका भी हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। कैसा आएगा? धनात्मक। तो अब मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन का सार बता देता हूं कि आपका जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। और चूंकि ये पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब वो कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो उसकी प्रकृति क्या होगी? आभासी होगी। और वस्तु की दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी, और उसका आवर्धन कितना होगा? 2 होगा। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सोचिए पहले हमको क्या निकालना है। पहले आप गिवन लिखा करो। गिवन लिखने से आपको ये समझ में आएगा कि आपको गिवन क्या है और पूछा क्या जा रहा है। आपसे आवर्धन पूछा जा रहा है तो आवर्धन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, -v/u होता है। अब आपको भी निकालना पड़ेगा। अब भी निकालने का क्या तरीका है? ये तरीका होता है, ठीक है। अब भी निकालना है तो ये तरीका होता है, लेकिन इसमें आपको यू तो पता है, भी आपको निकालना है, एप नहीं पता, तो एप लाना पड़ेगा। एप लाने के लिए उन्होंने क्या दिया हमको? यस, 40 सेंटीमीटर हमको दिया है वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उससे हमको एप मिल गया। और चूंकि ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो वस्तु की दूरी को भी ऋणात्मक लेना है और फोकस को भी हमको ऋणात्मक लेना है। भी अपने आप अल्टीमेट साइन लेकर आएगा, तो ये अपने आप सॉल्व करने में साइन इसका पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि ये 6वें नंबर की कंडीशन होती है। 6वें नंबर की कंडीशन में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है और वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता है, राइट। ओके जी, कोई दिक्कत? सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे? ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरा समझिए, इसकी स्ट्रेटजी क्या है। देखिए 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने, देखो 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने जब कुछ नहीं लिखा होता तो ये हमेशा आपकी फोकस दूरी होगी। तो ये आपको अवतल दर्पण की क्या दी है? फोकस दूरी दी है 10 सेंटीमीटर। और पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण की जितनी भी दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती है, तो आपको अपनी मन से क्या लिखना है? माइनस लिखना है, ठीक है। सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के जस्ट सामने वस्तु को कितना डिस्टेंस पर रखा जाए, यानी कि आपसे यू पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? यू पूछा जा रहा है, ठीक है। कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार से, जो आप वस्तु का आकार उससे 5 गुना अधिक बने। वस्तु के आकार से कितना अधिक बने? 5 गुना अधिक बने। यानी कि देखो एक चीज आपको दी गई है, यहाँ पर रैखिक आवर्धन दिया गया है 5 गुना। कितना गुना? 5। और अवतल दर्पण का रैखिक आवर्धन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो सुनो, सबसे पहले तो आप एक काम करो, रैखिक आवर्धन ही निकालो, -v/ क्या? u। ये कितना दिया है? -5, और ये -b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो v = कितना आ जाएगा? 5u आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? u का मान निकालना है। u निकालने का तरीका क्या होता है? हमारे पास एक ही तरीका होता है, 1/f = क्या होता है? 1/v + 1/u, ठीक है। तो f आपको पता है, आंसर है -10 आपको पता है। v आपको पता है क्या? v आपने निकाला कितना? 5u, कितना? 5u, ठीक है। ओके जी, और कुछ? 1/u आपको निकालना ही है, ठीक है। तो अब एक काम कर लो, ये तो 1/-10 है, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5u आएगा, एलसीएम लेंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पर u से u कैंसिल हो जाएगा 5, तो कुल मिला के 6/ कितना आ जाएगा? 5u आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? 1/10, यहाँ पर क्या चल रहा है? 6/5u चल रहा है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, कितनी बार में? 2 बार में। अब u का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और 2 का इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 12। तो कुल मिला के इम्प्लाई करके u बराबर कितना आ गया? -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको अवतल दर्पण के सामने वस्तु को इतने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, तब उसका प्रतिबिंब जो होगा वो कितने गुना बनने वाला है? 5 गुना बनने वाला है। कोई दिक्कत? एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं।
10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। ये जो 10 सेंटीमीटर दिया है, कुछ नहीं दिया होता तो आप फोकस दूरी मानिए, तो फोकस दूरी आपको दी है 10 और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसे होती है, ऋणात्मक, तो ऋण चिन्ह लगाना है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि आपसे यू पूछा जा रहा है। यू क्या होता है, वस्तु की दूरी। अगर नहीं पता तो लिख लो, वस्तु की दूरी को यू बोलते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को भी बोलते हैं और एफ को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी बोला जाता है। सिंपली आपको आवर्धन दिया था, मैंने इस फॉर्मूले से पहले v का मान निकाला और v का मान निकाल के इस फॉर्मूले में रख दी, आपका u का मान आ गया। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा, बोर्ड की तरफ फुल स्क्रीन कर लीजिएगा मोबाइल को। अब देखो जरा क्या कह रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण, पहले अवतल दर्पण था, अब उत्तल दर्पण है, ठीक है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, आपको वक्रता त्रिज्या दी है, हाल क्या लिखिए 30 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या की हेल्प से तुरंत आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालनी है। तो r/2 निकालोगे तो देखो ये कितना है 30, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया, तो 15 सेंटीमीटर। अब सुनना जरा, उत्तल दर्पण में वस्तु को छोड़कर सभी दूरियां कैसी होती है, धनात्मक। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी को छोड़कर सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, कभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो अब आपसे आगे क्या बोला जा रहा है वो मैं पढ़ता हूँ। उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब समझना, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी है, यानी कि 10 सेंटीमीटर, ये आपको क्या दिया है, वस्तु की दूरी दी है 10 सेंटीमीटर। और मैंने अभी आपको बताया उत्तल दर्पण के लिए केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सब धनात्मक होता है, इसलिए देखो धन लिखा है मैंने, ठीक है। अब ये क्या दिया है, वस्तु की ऊंचाई, यानी कि वस्तु का आकार दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। ओके जी। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि भी आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकृति, वो चिन्ह आएगा वो हम बता देंगे। आकार के लिए यानी कि आपको आई निकालना है, राइट। क्या निकालना है आपको, आई निकालना है। अब सुनो, अब आपको पता होना चाहिए कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का यू होता है, और आवर्धन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन क्या होता है, ओ होता है। यानी कि आपका जो आवर्धन है वो ये बेसिक फॉर्मूला होता है, इसी से सॉल्व करके ये बना होता है। तो कुल मिला के इम्प्लाई करके आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो आपको आई निकालना है, तो उसके लिए आपको ओ गिवन है, आंसर है यस, यू पता है, आंसर यस, भी नहीं पता, तो पहला काम क्या है, भी निकालना। तो चलिए भी निकाल लेते हैं फटाफट से। तो भी की हेल्प कैसे निकलेगी, इस फॉर्मूले से। देखो 1/f, एफ कितना दिया है 15, तो ये रखा मैंने 15, ओके जी। और 1/v भी तो हमको निकालना ही है, ये कितना है 10, तो माइनस का 10 है, तो ये माइनस का 10, ठीक है। देखो अब मैं इसको तो यहीं रहने देता हूँ, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ 1/15, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप देखो इनमें से बड़ा कौन है 15, तो 15 का पाड़ा पढ़ो, 15 कम 15, 15 दूनी 30। अब 15 से 15 तो कैंसिल ही हो जाएगा एक बार में, लेकिन 10 की बात करें तो 10 से 15 कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 10 से क्या हो जाएगा, 30 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा, कितना आएगा 30, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। अब ये 15 दूनी 2 बार में चला जाएगा, और ये कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, तो कुल मिला के कितना आ गया 5/30 आ गया। और ये कितनी बार में चला गया, 1 बार में, और ये कितनी बार में चला गया 6 बार में। और भी को आप इन्वर्ट कर लीजिए, तो भी को आप इन्वर्ट करेंगे तो भी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ओके जी, तो ये भी कैसा आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया, डन। ओके जी, अब हमको क्या निकालना था, आई निकालना था। अब आपके पास आई का फॉर्मूला है, ये है आई, ओ की वैल्यू कितनी है, ओ की वैल्यू 5 है, राइट, और माइनस भी भी कहाँ है 6, तो ये माइनस का 6 है, और यू कितना है आपके पास, माइनस का 10, तो ये माइनस का 10 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। और ये 5 से ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार में, 2 से ये कितनी बार चला जाएगा 3 बार में, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो हमको 2 चीज़ें निकालनी थी, स्थिति और, तो देख लेते हैं आपके ऑप्शन 6, 3 ऑप्शन इस तरह के, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो स्ट्रेटेजी समझिए क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ के आपको गिवन लिखना है, और गिवन लिखकर आपको फॉर्मूलों के बारे में सोचना है कि कौन से फॉर्मूला हमको लगाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया इन सबको देखकर हमको क्या निकालना था, साइज निकालना था, साइज ऑफ इमेज निकालना, तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है हमको, वी का, तो पहले वी निकालना पड़ेगा। वी निकालने का एक ही फॉर्मूला हमारे पास, बस ये कुछ फॉर्मूले आप रट लेते हो तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे हम निश्चित रूप से बनेंगे। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन होता है, लेंस की क्षमता से संबंधित।
तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होती है उसकी पावर कम होती है, जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उसकी पावर ज़्यादा। पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब आप ऐसे समझिए, जो लेंस पतला होता है, ठीक है, वो किरण को कम मोड़ता है, और जो लेंस ज़्यादा मोटा होता है वो किरण को ज़्यादा मोड़ देता है। तो इसने ज़्यादा मोड़ दिया तो इसकी फोकस दूरी कम, और इसने कम मोड़ा तो इसकी फोकस दूरी ज़्यादा। तो इसलिए याद रखना पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है जबकि मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। इसलिए मोटे लेंस की पावर ज़्यादा होगी पतले लेंस के कंपैरिजन में। ये कंसेप्ट है, याद रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ, पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि पतला लेंस किरण को कम मोड़ पाता है, ठीक है। क्यों मोड़ पाता है मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप एग्जाम दे लो, ओके जी। अब इसमें क्या होता है, इसका मोटा लेंस होता है तो इसकी मोड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। एनीवे, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मीटर में है तो ये 1/f होता है। डायप्टर, पावर की इकाई होती है डायप्टर, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, डायप्टर होती है, ठीक है, याद रखना। और सेंटीमीटर में हो तो 100 क्या होता है, f। अब आपको दिया है एक लेंस की फोकस दूरी, सेंटीमीटर में दिया है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, मीटर में दिया होता तो उस फॉर्मूले का प्रयोग करते। आइए चलिए, आपको क्या दिया है, फोकस दूरी दी है कितनी, 200 सेंटीमीटर, राइट। ओके जी, आपसे पूछा जा रहा है पावर निकालो, तो सिंपली आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है पावर का, P = 100/f। f कितना है, 200 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो P = कितना आ गया, 0.5 डायप्टर। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन था। इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये भी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बेसिस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके एग्जाम। चलिए उनको देख लेते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हमारे लाइट का लास्ट क्वेश्चन कहलाएगा। देख, इनका क्या कहना है कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होगा। देखो, इनका ये कहना है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। इसकी फोकस दूरी आपको दी गई है कितनी, इसको मैं f1 मान लेता हूँ, 20 सेंटीमीटर। याद रखना उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक, ठीक है। जब डिटेल में बताएंगे तब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा है कि एक उत्तल लेंस कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ओके ठीक है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, अब इसके संपर्क में ये देखो, ये कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। ये कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमको कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की कैसी होती है, धनात्मक। इन दोनों को संपर्क में रखा है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है, यानी कि हमको फोकस दूरी निकालनी है, और उनसे जो पावर बनेगी पावर निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये फॉर्मूला आपके सामने, चलो यहीं पे कर लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए। 1/f, देखो यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 1/25। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 1/f = कितना आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा, ठीक है। इसको इन्वर्ट कर लीजिए तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 100/f, और f भी कितना है आपका 100 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो p का मान कितना आ जाएगा 1 डायप्टर। तो आपका आंसर क्या होगा, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैं सोच रहा था कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। मैं चाहता नहीं हूँ कि ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाए। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम आगे के जो टॉपिक बच गए उनको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी और आप अच्छे लेवल की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले जितनी भी टॉपिक्स की वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपको टाइम मिलती रहे। तो चलिए कल हम मिलेंगे आपको एग्जाम सेंटर पर एनालिसिस करते समय, और आपको बताएंगे कि क्या एग्जाम का लेवल रहा है और किस तरह के टॉपिक्स, कितने ज़्यादा टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स में तो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पूरा एनालिसिस कल मैं डिटेल में करने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं कल, आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।